नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में। पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों का क्या विचार है। और हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्र जी। आप इनसे एक बार पहले मिल चुके हैं जयपुर डायलॉग्स पर। उस समय ये जर्मनी में पीएचडी कर रहे थे लॉ में। इस समय ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, गोवा में। आपका स्वागत है अभिषेक जी एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। धन्यवाद सर। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे अपने इतने बड़े मंच पे न्योता दिया। हम सभी आपके वर्क से जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक स्टूडेंट को आपके साथ ये मंच साझा करने का मिल रहा है मौका, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो आज का जो विषय है, बात हम करेंगे कि हिंदू राष्ट्र से लोगों को क्या समस्या है। जब यहाँ पर बात होती है सेक्युलरिज्म की, और सेक्युलरिज्म को ऐसा बताया जाता है कि भाई कि ये जो भारत देश है वो सेक्युलरिज्म के कारण ही बचा हुआ है, नहीं तो यदि सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा तो यह देश खंड खंड हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये ऐसा जो कहा जाता है, इसके पीछे क्या पूर्वाग्रह हैं आपके विचार में? क्योंकि आपने तो सेक्युलरिज्म की अच्छी स्टडी की है, आप जानते हैं ये क्या है और हिंदू राष्ट्र क्या है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप बताएं, तो फिर उसके बाद फिर हम जरा जो पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में फिर विचार विमर्श करें। जी सर। सर देखिए, भारत में कई कॉन्सेप्ट्स बाहर से लाए गए और उन कॉन्सेप्ट्स को बिना समझे या बिना उसकी जो भौगोलिक रिक्वायरमेंट की बात को सोचते हुए उसको लागू कर दिया गया या उसको बता दिया गया कि हमारे यहाँ ही लगेगा। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ जो सेक्युलर वर्ल्ड है वो तो खुद ही 1976 के बाद लगा, जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, और 42nd अमेंडमेंट पे जो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, उसके रिजल्ट में सेक्युलरिज्म आया। सेक्युलरिज्म कभी पार्ट नहीं था। प्रायः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है उसका मतलब होता है रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। ये कतई नहीं है। जैसे मैंने अपने पिछले एक भाग में, जो मेरी पिछला इंटरव्यू हुआ था परवेज सर का, मैंने उनसे भी पूछा सर आप क्या समझते हैं, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके पीछे उनका नाम ले रहा हूँ, ये कहना बहुत जरूरी है। तो मैंने सर से पूछा कि सर आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं, तो कहते हैं सेक्युलरिज्म का वो मतलब है कि जहां पे राष्ट्र जो है सबको एक समान समझेगा। ये इसका सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। सेक्युलरिज्म जो है ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के स्वरूप, इस प्रक्रिया के कॉन्सिक्वेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया वो है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म जो यूरोप समझता है और जो सेक्युलरिज्म हम समझते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो सेक्युलरिज्म अमेरिकन है और जो सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ लगाया गया, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। तो तीन सेक्युलरिज्म घूम रहे हैं इस समय, और तीनों को समझने की आवश्यकता है। पहला यूरोपियन सेक्युलरिज्म है। यूरोपियन सेक्युलरिज्म बहुत सिंपल है। उनका ये था, क्योंकि उनकी जो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था उसमें बाइबल वाज द पिवट, बाइबल वाज द सेंटर, जिसकी वजह से कि पूरा जो उनका गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर था, जुडिशियल लीगल सिस्टम था, वो बिब्लिकल था। वही उनका जूरिस्प्रूडेंस था, जिसको वो कैनन लॉ भी कहते हैं। उनके लोगों को ये बाद में समझ में आया कि ये बिब्लिकल लॉ होने के बाद भी यूरोप में पीस नहीं आ रहा था। यूरोप जो है कभी कैथोलिज्म के नाम पे, प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम पे या क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट फॉर्म्स के नाम पे लड़ते ही जा रहा था, और कई मतलब सेंचुरियां तक उन्होंने आपस में एक दूसरे का गला काटा। तो यूरोप में फिर स्कॉलर्स आने लगे और उन्होंने ये सोचा कि भाई क्या तरीका है कि हम ये इस चीज को अवॉइड करें। सबसे पहले किताब आई सर इमैनुअल कांट की। उनकी किताब का नाम है परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस में इमैनुअल कांट ने ये संकल्पना रखी कि राष्ट्र को रिपब्लिक होना चाहिए, जिससे कि वॉर करने की जो पावर है राजा की ना होकर के राष्ट्र में, जो राज्य में जो लोग रह रहे हो उनका हो। दूसरा कि राज्य के लोग जो है वो सिटीजनशिप का स्टेटस एक्वायर करे, शेयर होल्डर बने, न कि प्रॉपर्टी हो कि जमीन भी दिया तो उसके साथ साथ लोग भी चले गए। जैसे हमारे यहाँ पे था कि बंबई जो था वो गोवा, वो पुर्तगीज किसी राजा ने उठा के दे दिया गिफ्ट में एज ए डाउरी। तो हम सो के उठे तो इंडियन, हम खुद को इंडियन समझ रहे थे, लेकिन हम पोर्टुगीज थे, और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी दे दी गई तो हम इंडियन बन गए।
सो सेक्युलरिज्म का पहले रिपब्लिक का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात आई, फिर उसके बाद आई जॉन लॉक की किताब टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नेंस, जिसमें जॉन लॉक ने यह कह दिया कि डिविनिटी जो है वो किसी भी पॉलिटी का क्रिएशन नहीं कर सकती। पॉलिटी का यानी सॉवरेनिटी का क्रिएशन डिविनिटी से नहीं आता। डिविनिटी से जो इतर कॉन्सेप्ट वो दिया, उन्होंने दिया पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी लोग डिटरमाइन करेंगे कि उनका सॉवरेन कौन है, और लोग इसलिए ये डिटरमाइन करेंगे कि लोग अपने सॉवरेन खुद है, तो जो सॉवरेन है वो अपने सॉवरेनिटी का निर्माण करेगा। इसलिए दुनिया, यूरोप ने रेनेसा में डिवाइन सॉवरेनिटी को त्यागा और पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। अब ये पॉपुलर सॉवरेनिटी आज ही कहते हैं। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी यूं आई कि जॉन लॉक ने लिखा कि बाइबल या जो भी ऐसी रिलीजियस किताब है जहां पे ये पॉलिटिकल पावर उसी में निहित है, उस किताब से पॉलिटिकल पावर निकालिए, बाकी सब चीजें वही रहने दीजिए। पॉलिटिकल पावर को निकाल करके जब आप एक पॉलिटी का निर्माण करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत करेगा। यानी कि दी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द चर्च जिसको कहा गया, या बाइबल कह लें, वो था जब आप जो पॉलिटिक्स आपने निकाली या पॉलिटिकल पावर निकाला, वही पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कही जाती है। इसी प्रोसेस को सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म कतई नहीं कहता कि जो है सब इक्वल हो, लेकिन चूंकि आपने जब बाइबल से पावर निकाल दी और अब स्टेट के पास वो पावर आ गई, तो अब स्टेट रूल ऑफ लॉ क्रिएट करता है, अपना रूल लॉ खुद बनाता है। क्योंकि डिवाइन लॉ में तो बिलीवर और नॉन बिलीवर समान नहीं हो सकते। तो रूल ऑफ लॉ अगर ये कहता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, देन इट हैज टू बी अ positive law, that means man-made law, because all the divine law in West had always said that the humanity is divided into two parts, believers and non-believers. तो ये rule of and believers are not equal to non-believers. exactly. तो Believers are अगर superior. एग्जैक्टली तो अगर आपको सारे इंसानों ये कहना है कि एवरी वन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो वो आप उसका सोर्स किसी भी डिवाइन बुक में नहीं हो सकता। जो लॉ होगा वो मैन मेड लॉ आया। मैन मेड लॉ में ये कहा गया कि एवरी वन इज बॉर्न इक्वल एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न, हम किसी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे। ये रूल ऑफ लॉ की शुरुआत हुई, और ये जो रूल ऑफ लॉ की जननी है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है जब आप किसी डिवाइन अब्राहमिक फेथ के डिवाइन बुक से पॉलिटिकल पावर को निकालते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल पावर? पॉलिटिकल पावर इज द लॉ, पावर टू मेक लॉ, पावर टू एडमिनिस्टर लॉ, पावर टू डिसाइड ऑन द लॉज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मीन्स सेक्युलर गवर्नेंस। इफ यू हैव सेक्युलरिज्म, इसका मतलब है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है। अब हमारे यहाँ पे देखें, कई मुस्लिम जो हमारे भाई बहन है वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे सेक्युलरिज्म खतरे में है। भाई अगर आप हिंदुस्तान को सेक्युलर मानते हो तो आप कुरान, जो यूसीसी का विरोध कर रहा है वो सेक्युलरिज्म का विरोधी है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब कि आप कुरान की सारी पॉलिटिकल पावर निकाल करके भारत के संविधान में निहित करेंगे। और जब तक आप भारत के संविधान में कुरान से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल के निहित नहीं करते, जब तक आप अपने मैटर भारत के जो सिस्टम के अंतर्गत आए हुए जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, लॉ मेकर्स, इनके अधीन नहीं करते, जब तक पार्लियामेंट्री सुप्रीम लॉ, पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ नहीं हो जाता आपके लिए, तब तक आप सेक्युलरिज्म का नाम भी नहीं ले सकते। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि भारतीय, अगर सेक्युलरिज्म मींस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मींस कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। इवन अगर आपका जो डिवाइन डॉक्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट में आता है लॉज ऑफ रिपग्नेंसी के तहत, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल्स। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ, बिकॉज पार्लियामेंट बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट कह रहा है कि यूसीसी विल बी देयर और आप फिर मोनोगमी करेंगे, तो आप ये दुहाई नहीं दे सकते कि हमारे डिवाइन लॉ में हमें 4 शादियों की इजाजत है। बिकॉज आप सेक्युलरिज्म तभी एक्सेप्ट होगा जब आप अपनी सारी पॉलिटिकल पावर अपने उस होली बुक से निकाल के आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालते, और वो तब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जब तक आपके पास सरिया रहेगा तब तक आप सेक्युलर गवर्नमेंट में नहीं रह सकते, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में नहीं रह सकते, तब तक आप बेसिकली इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं, तब तक आप बेसिकली, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान बन जाता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान नहीं बन सकता। तो ये समझने की आवश्यकता है सर। जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे तो अब जो इस समय जो डिबेट चल रही है यूसीसी के ऊपर भारत में, उसमें बड़ी अजीब बातें जो हैं वो हमारे तथाकथित सेक्युलर और तथाकथित मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है वो कही जाती हैं। वो ये कहते हैं कि
फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ पर्सनल लॉ, जो है वो उनके पर्सनल लॉ भी उसी रिलीजन के एस्पेक्ट का भाग है। लेकिन मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, जो अभी तक जितनी भी डिबेट मैंने सुनी उसमें किसी में भी नहीं आया। और उसके लिए बहुत सिंपल काम आपको करना है कि आपको 6 दिसंबर 1948 की जो डिबेट हुई थी आर्टिकल 25 के ऊपर, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 था, उस ड्राफ्ट आर्टिकल 19 में जो अमेंडमेंट मूव किए गए थे, उसमें एक अमेंडमेंट मूव किया था मोहम्मद इस्माइल, जो मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्ट हुए थे, केरला से थे, और वही मोहम्मद इस्माइल और पोकर साहब जिन्होंने बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई। तो वो मोहम्मद इस्माइल ने एक अमेंडमेंट मूव किया, और उस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, द पर्सनल लॉज विल नॉट बी कवर्ड बाय the personal laws will be part of this freedom of religion। उन्होंने ये कहा कि पर्सनल लॉ जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से साथ में माने जाएंगे। ये उन्होंने प्रोवाइजो एक डलवाने का एक अमेंडमेंट मूव किया, और वो अमेंडमेंट नेगेटिव किया गया तर्क के साथ, उस अमेंडमेंट को नहीं माना गया। तो आज पलट के इनका ये कहना कि नहीं साहब की पर्सनल लॉ जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है, वो तो बहुत ही अजीब सी बात है, और वो जो आप बात कर रहे हैं उसी से वो बेयर आउट होती है। एक बात और कि कॉन्स्टिट्यूशन तरह तरह के, पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द सॉवरेनिटी ऑफ दिस यूनिवर्स रेस्ट्स इन अल्लाह ऑलमाइटी अलोन। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। Constitution, if you are calling a document constitution, condition number 1, and this is sine qua non, कोई negotiation नहीं, कोई exception नहीं, वह सुप्रीम डॉक्यूमेंट होगा। और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि सारे लॉज जो होंगे वो कुरान, होली कुरान और सुन्ना के हिसाब से बनेंगे। तो आपके पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? कल को एक मौलवी रोड पे खड़ा होकर बोल देगा कि ये जो आपने लॉ बनाया है पार्लियामेंट का, ये कुरान के अगेंस्ट में है। और हालांकि उनका एक वो काउंसिल भी है, दो तरीके के कोर्ट है उनके यहाँ। एक ये लेजिस्लेटिव रिव्यू के लिए उनके यहाँ बकायदा एक ऐसी एक रिलीजियस बॉडी का वो है कि जो लॉज आ रहे हैं वो पूरा होली कुरान और उसके सुन्ना के उसमें हो। सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रॉड। आई मीन, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो यार इस तरीके का डॉक्यूमेंट? आप कह दो ना कि कुरान आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, साफ साफ। लेकिन आप देखिए, मैंने टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ देता हूं, इजिप्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूं, कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूं। नन ऑफ दीज स्टेट से वी आर इस्लामिक लैंड। हमारे यहाँ क्या है कि ये भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे इस लैंड को इस्लामिक बनाना चाह रहे हैं। कजाक में 80% पीपल आर मुस्लिम्स, बट दे नेवर से कजाकिस्तान इज अ इस्लामिक लैंड। आप देख ले, तुर्की में, तुर्की जो है वो सेंट्रल एशियन है, वो यूरोप में रहते हैं, और वो कभी नहीं कहते कि हम एक इस्लामिक लैंड है। तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी आर अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस हमारा कुरान से बस एक पर्सनल वास्ता है। तो पॉइंट ये कि भाई आप ये सऊदी अरेबिया और ये जितने अरब नेशंस है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, बिकॉज कि कुरान इन्हीं के उसमें से निकला। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेद है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेद ही है और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि हमने वेदों में धीरे 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 चेंज करके आज प्रेजेंट फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने शुरुआत की है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ वैलिडिटी जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके थ्रू जब हम एक यूनिवर्स में, मतलब बैक साइड में जाएंगे अपनी वैलिडिटी को ट्रेस करने, तो वेद ही स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हमको लोगों ने एक हमें हमें एक कॉर्पोरेटाइज सोसाइटी बनाने की जो प्रयास है, वो वेदों में आता है। ये तो इसका उन्नत फॉर्म है, ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन उन्नत फॉर्म है ना। तो ये पहला है और ना शायद ये आखिरी होगा। प्रश्न ये उठता है कि भाई आप जो अरबिया के लोग हैं, वो अगर ये सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइटली सो, बिल्कुल सही। इसीलिए कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आप ये कहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो वो सऊदिया से पूछे ना, सऊदिया कह रहा है कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सऊदिया एक मुस्लिम राष्ट्र है, इसको मानने में हमें कोई वो परहेज या गुरेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अ जोक टू एनी पर्सन जो थोड़ा भी पॉलिटिकल सेंस रखता है या तो लीगल सेंस रखता है। आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो उसको, और उसमें कह रहे हो कि ये दिस डॉक्यूमेंट इज सबसर्विएंट टू द कुरान इटसेल्फ। कुरान में कौन सी हिस्ट्री है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिलिनेट करती है? वो पूरी अरब हिस्ट्री को डिलिनेट करती है। आप अब जैसे आप ये देखें, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस समाज में। पठान को मतलब, पठान वर्ड का मतलब मुस्लिम से कर दिया गया। और पश्तूनों का सारा इतिहास ऋग्वेदा में मिलता है। दशराजम युद्ध में, दशराजम युद्ध में जो 10 राजा आए, जो युद्ध हुआ, उनमें से वो उनके लिए वर्ड पख्तान या पश्ता करके वर्ड है, जो कि उसी इलाके के लोगों को कहा जाता था।
तो पठान जो है बाय डिफॉल्ट मुसलमान कैसे हो जाएगा भाई? पठान तो बुद्धिस्ट होगा, मुस्लिम भी होगा, पर उसके अलावा बुद्धिस्ट होगा, सिख होगा, हिंदू होगा, सिख और भी जो चीजें होंगी। हमारे यहाँ पठान का मतलब बाय डिफॉल्ट मुसलमान, ये एक मिसकंसेप्शन चल रहा है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड इज अ एक्सट्रीमली कंफ्यूज बुक। उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहना कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का अपमान करना है। अब मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि ये आपका मैंने देखा जो आपका डिस्कशन हुआ था परवेज़ हुदबॉय जी के साथ में। परवेज़ हुदबॉय जी, दर्शकों को बता दूँ कि पाकिस्तान के एक बहुत नामी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं और काफ़ी जिसको हम कहें कि काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचार रखते हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की, हिंदू राष्ट्र की, तो वो ब्लाइंड साइडेड हो जाते हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया उसमें। अच्छा, ये समस्या केवल उन्हीं की नहीं है। मेरा तो ये ऑब्ज़र्वेशन है कि पाकिस्तान का कोई भी इंटेलेक्चुअल, अधिकतर तो पाकिस्तान में तो कोई बचा ही नहीं है और वैसे यदि कुछ लोगों को देख लें आप उसमें स्वीडन में रहने वाले इश्तियाक अहमद हैं या कुछ बिजनेसमैन इत्यादि हैं जो अमेरिका में रहते हैं या लेफ्टिस्ट हैं, हसन निसार हैं जो आपके पाकिस्तान में ही रहते हैं। इन सब की हिंदू धर्म की नॉलेज, हिंदू धर्म का ज्ञान मुझे तो शून्य प्राय लगता है और इसीलिए मैं इनसे बार-बार सुनता रहता हूँ कि यद्यपि ये पाकिस्तान की आलोचना करते हैं, पाकिस्तान के तौर तरीक़ों की आलोचना करते हैं, वहाँ जो रिलीजियस बिगटरी है उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन उसी ब्रेथ में ये भी कहते हैं कि भई भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए, भारत को भी जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या दोनों चीज़ें जो इक्विवेलेंट हैं, इसमें कोई इक्विवेलेंस है? नहीं, कोई इक्विवेलेंस नहीं है। हमने कभी मुस्लिम राष्ट्र का विरोध नहीं किया। सऊदी अरेबिया या पूरा अरेबिक लैंड मुस्लिम राष्ट्र है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र है। उसको मुस्लिम तरीके से आप चला रहे हैं, वो हमने एक्सेप्ट किया है, आपको मर्ज़ी है। पॉइंट ये ना, एक थ्योरी है, जो मैंने देखा सर कि अगर ये समझने के लिए कि भारत में 3 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करते हैं, जो प्रेज़ेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी ट्रेस करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि भई दिस डॉक्यूमेंट डिराइव्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम सम प्रीवियस डॉक्यूमेंट। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है ब्रिटिश है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। 1857 का जो प्रोक्लेमेशन हुआ और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हिस्सा जीत लिया था और वो बाद में थ्रू द लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोप्रिएशन कर लिया वो क्वीन ने, और वो प्रॉपर्टी से वो पूरा का पूरा अचानक से एक सॉवरेन स्पेस बन गया, क्योंकि अदरवाइज वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उनका ये कि 1857 इज द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दैट्स हाउ इंडिया बिकेम ब्रिटिश इंडिया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है नहीं भाई, मुगल केम एंड मुगल टॉट अस पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, ये उनकी है। तो ये लोग अपना अम्बिलिकल कॉर्ड, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बिलिकल कॉर्ड मुगल से जोड़ देते हैं। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट हम जैसे लोगों का है, जो कहते हैं भाई ये मुगल बाहर के आक्रांता थे और हमारा हम तो कंटिन्यूअस चला रहे थे, हमारी सोसाइटी को हमने कॉर्पोरेटाइज्ड वेदों के समय ही कर दिया था। वेदों जब श्रुति का समय था, जब उन्होंने भारत की परिधि का निर्माण कर दिया। कॉर्पोरेटाइज करने का मतलब एक परपेचुअल एंटिटी, जिसका कि अब आप अगर वाइंडिंग अप करेंगे तो वो बिना वहां के लोगों की सहमति से नहीं होगा। तो भारत एक कॉर्पोरेटेड एंटिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं बनी। भारत एक कॉर्पोरेटेड एंटिटी वेदों के समय से बन गई थी। तो हमारा ये मानना है कि अब जो भी इसमें बाहर से आया परमिशन लेके और इसने यहाँ की प्रेजेंट लाइफस्टाइल को यहाँ के लोगों की सहमति के बिना चेंज किया, वो हमारा नहीं है, हमारे में से नहीं है। भाई मैं जर्मनी चला जाऊं और जर्मनी के लोगों को बोलूं कि अब हम यहाँ संस्कृत चलाएंगे, ये जो तुम्हारे चर्च वर्च है वो सब बंद करो क्योंकि तुम्हारा गलत तरीका है। और चूंकि मैं जर्मनी में आके जर्मनी की लड़की से शादी कर लिया है, तो अब मैं जर्मन हो गया और मेरे हिसाब किताब से वो लोग अपने हिसाब को चेंज करें। ये तो एक अजीब सा डॉक्यूमेंट है। तो मैंने ये देखा है सर कि इन ऑर्डर टू ब्लंट आउट आवर आर्ग्यूमेंट की ये आक्रांता बाहर के हैं, एक अजीब सी थ्योरी है कि अच्छा बट बेसिकली इंडिया भी एक समय अफ्रीका का पार्ट था और वहां पे 50,000 साल पहले होमोसेपियंस बने। भाई पहली बात कि जब वहां वो अटैच था अफ्रीका में वो इंडियन लैंड, तो वो इंडिया नहीं था, उसको हम इंडिया नहीं कहते। इंडिया की शुरुआत बिब्लिकल, तो वहां पे जो भी हो रहा हो, अब ये कहना कि इंडिया में कोई नहीं था, भाई अगर वो अफ्रीका में भी था तो जो ये लैंड था उसपे भी तो कुछ लोग रह रहे होंगे ना। जब ये टूट के अलग हुआ और ये ड्रिफ्ट करते करते यहां तक आया, तो बाकी लोग क्या तैर के आ गए इस पे?
उसपे कुछ लोग हो रहे होंगे ना जो ड्रिफ्ट हो रहे होंगे अलोंग, और उस समय वो अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे। इंडियन कहने की शुरुआत तब से हुई जब ये श्रुति सुनाई दी हमें, और जब इस श्रुति का आदान प्रदान हमने करना शुरू किया, जिसको हम वेद कहते हैं, और बाद में धीरे 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 मुझे इस पे गालियां पड़ेंगी क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बट मेरे कहने का मतलब है कि इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तब से इस जमीन का नाम इंडियन पड़ा। जब वो जुड़ा हुआ था वहां उसको हम इंडियन कह ही नहीं रहे। और तो हम बात वो तो प्री प्री सिविलाइजेशन की बात है। वो तो एग्जैक्टली आप वो एग्जैक्टली तो वो दैट्स प्री व्हाट माय प्री पॉइंट इज। सिविलाइजेशन सभ्यता के पूर्व की बात है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि भाई जो उस समय आए तो जो आप जो 7वीं सदी में आए, 8वीं सदी में आए, उनको आप इन्वेडर कहते हैं, तो क्या वो इन्वेडर नहीं थे? अरे भाई, उनकी थ्योरी के हिसाब से जो है पूरा का पूरा होमो सेपियन अफ्रीका में पैदा हुआ, बाकी सब जगह आया, तो भाई उस समय इन्वेजन का कहाँ प्रश्न उठता है? ये तो एग्जैक्टली अजीब-सी बहुत ही जिसको है कि अब्सर्ड सी बात है, बेहूदी सी बात है। इन्वेजन और माइग्रेशन के बीच का अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर जुड़ा भी वहां था, वहां पे तो पहली बात हम उसको भारत कह नहीं दे। वहां के लोग अगर ये टेक्टोनिक प्लेट से शिफ्ट होकर अगर अगर निकलना शुरू हुआ तो लोग तैयार कर तो आए नहीं होंगे। जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन रहेगी वो तो वहीं रही होगी, वो धीरे 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 जाके एशिया में फिट हो गई। दूसरी चीज, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेटाइज आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप सर एक रिसर्च करें, जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया के उसमें राज करता था, तो कई बार ये जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे या जो दूसरे छोटे मोटे स्टेट होते थे, इनके अगेंस्ट में ये केस होता था कि अक्सर केस होता है कि भाई इनकी जो पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। तो कई केसेस में, मैं ऐसे केसेस का नाम दे दूंगा जहां ब्रिटिश जजेस ने ये कहा है कि भाई ये कॉर्पोरेटाइज्ड आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स है, इनकी कोई लाइफ गारंटी नहीं है। तो जब आप इन्वेजन कहते हैं, इन्वेजन एज अ वर्ड मींस दैट यू आर गोइंग एंट्री इनटू अ हाउस व्हिच इज नॉट योर्स। दिस इज इलीगल। इन्वेजन इज इलीगल, माइग्रेशन इज लीगल। तो हम इन्वेडर्स उनको कह रहे हैं जब हमने अपनी सभ्यता बना ली, जब हमने अपने एरिया को डिफाइन कर दिया, हमने दुनिया को बता दिया किताबों में लिख करके भाई ये जो हमारा गरुड़ पुराण का जो डेफिनेशन है, फिर हमारे अपने लोगों ने जो डेफिनेशन दी कि भाई इस भूभाग को हम भारत कह रहे हैं, ये हमारा है। और आज आप इसी इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे वर्ल्ड ऑर्डर बेस है, जिसका कि पिवट है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर, जो ये कहता है कि यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या यूएन चार्टर का देन है? और आईसीजे के कोर्ट्स ने ये इंटरप्रेट किया है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो है वो यूज कॉजेंस है। यूज कॉजेंस मतलब ये ऐसा लॉ है जो सदियों से होता हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल कस्टमरी लॉ, प्लस इट इज नॉन डेरोगेबल। आप इससे कोई डेरोगेशन नहीं कर सकते। तो अगर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 विच सेज दैट यूज ऑफ फोर्स against the territorial integrity of a country is an illegal international act, the question arises कि ये जब इंडिया ने अपने आप को पहले ही कॉर्पोरेटाइज कर दिया और वो कह रहा है कि ये इलाका हमारा है, तो वो इलाके को आप बार बार इन्वेट कर रहे हो, तो आप इंटरनेशनल लॉ को तो वायलेशन कर रहे हो ना, बिकॉज की आर्टिकल 2 क्लॉज 4 तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। ये तो हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो अब इंटरनेशनल विजडम भी इसको मान चुका है, और उसको वो भी नॉर्मल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं करके उसको जुस कोजेंस कह रहे हैं। और आर्टिकल 53 ऑफ द वियना कन्वेंशन वो ये कहता है कि यूज कोजेंस व्हिच इज नोन एज परएम्प्टरी नॉर्म्स, परएम्प्टरी नॉर्म्स आर नॉन डेरोगेबल। कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। तो हम कह रहे हैं, हमें कह रहे हो आप कि हमें ये कहने के लिए कि ये बाहर क्या आक्रांता है, अजीब अजीब थ्योरी ले आ रहे हो। भाई वी आर द वन हु रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ इनसाइड आवर कंट्री, वी आर द वन हु रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ आउटसाइड आवर कंट्री। हमारा ये कहना है कि मुगलों ने आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का, जो एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, जो जुस कोजेंस है, परम्प्टरी नॉर्म है, उसका उसका वायोलेशन किया। इसमें क्या आपको ऑब्जेक्शन है भाई? अगर आप टू भाई यूनाइटेड स्टेट्स और निकारागुआ के केस में निकारागुआ ने यूएन चार्टर को नहीं साइन किया था या वापस ले लिया था, फैक्ट इधर उधर हो सकते हैं मेरे, वो बेसिकली होता था कि आपको देना पड़ता था कि वी एक्सेप्ट द चार्टर एंड ऑल दैट, तो बाद में उन्होंने शायद अपना ये एक्सेप्टेंस वापस ले लिया था। तो जब कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन शुरू की कि भाई क्या आर्टिकल 2 क्लॉज 4 एज अ ट्रीटी रूल विल अप्लाई ऑन द निकारागुआ और नॉट, तो उन्होंने ये कहा कि भाई दो इट इज नॉट एप्लीकेबल एज अ ट्रीटी रूल, बट अगर आप आर्टिकल 4 ऑफ द 3 and 4 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी के साथ पढ़े कि अगर ट्रीटी रूल, इफ अ कस्टमरी रूल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ ट्रीटी रूल, देन द कस्टमरी रूल डू नॉट लूज इट्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। यानी कि अगर कोई कस्टमरी लॉ को बाद में लिखित लॉ में परिवर्तित कर दिया जाए तो कस्टमरी लॉ अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, दैट सर्वाइव्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रीटी लॉ।
तो अगर 2 क्लॉज 4 आ भी गया यूएन चार्टर में 1945 में फोर्स हुआ, 1945 में तो इंडिया सॉवरेन स्टेट भी नहीं था, तो भी आर्टिकल 2 क्लॉज 4 की एक जो कस्टमरी लॉ के रूप में तो एप्लीकेशन होगी ना। तो 2 क्लॉज 4 तो हम तो 2 क्लॉज 4 मांग रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि ये जो मुगल थे इन्होंने आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का वायलेशन किया, और आप कह दो कि ये इंटरनेशनल विजडम के अगेंस्ट में, आप कह दो कि ये जो आईसीजे के जजेस ने लिखा है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 इज अ जस्ट कोजेंस, गलत है, हम मान लेंगे आपकी बात। मगर आप अजीब अजीब सी थ्योरी दे रहे हो भाई। जब अफ्रीका में जुड़ा हुआ था उस समय इंडिया नहीं था। हम कॉर्पोरेटाइज्ड इंडिया की बात करें, कॉर्पोरेटाइज्ड इंडिया की शुरुआत होती है जब हम लोगों ने इस इलाके में अपने आप को इंडियन या भारतीय कहना शुरू किया। दैट्स आवर बेसिक आर्गुमेंट सर। दूसरी चीज़ इसमें एक और जो है वो देखने वाली बात है कि ये जो इस्लामिक रूल जो है, वो इस्लामिक रूल की जब आलोचना करते हैं तो उसका इक्विवेलेंस ढूंढते हैं हिंदू रूल में, जबकि जो इस्लामिक रूल है उसका फंडामेंटल है कि बिलीवर, नॉन बिलीवर, माई सेल्फ एंड अदर, अदरिंग का कॉन्सेप्ट है इस्लामिक रूल में। और उसमें जो अदर है उसको या तो सेकंड क्लास सिटीजन या तो उसको बिल्कुल ही जीने का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाता है, या फिर उसको सेकंड क्लास सिटीजन या जिसको जिम्मी कहते हैं, अरबिक में दिम्मी कहते हैं, हमारे यहाँ उसको प्रोनाउंसिएशन अलग है, जिम्मी। तो वो वहाँ जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जो है उनका जो कॉर्पोरेटाइज्ड लॉ है, उनका जो कस्टमरी लॉ है, उसमें जिम्मी इज एन इनग्रेन्ड कॉन्सेप्ट। जजिया देना पड़ता है उसको, और उसको सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में बहुत सारी ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस एक्सेप्ट करके उसको रहना पड़ता है। हिंदू राष्ट्र में तो इस तरह की कोई बाध्यता है नहीं। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः समम सर्वेषु भूतेषु, सबकी बराबरी का कॉन्सेप्ट जो है वो आज से नहीं अनंत काल से है। जिसको आप कह रहे हैं कि भाई हमारा जो 2-4 है और उनका जो 2-4 है वो अलग अलग है। हमारा जो 2-4 कस्टमरी लॉ है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, और उस सेंस में जब वो कहते हैं कि साहब की सेक्युलरिज्म मीन्स कि सब बराबर हैं, तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हिंदू लॉ है वो तो इनहेरेंटली सेक्युलर हुआ। अगर परवेज भूत भाई की डेफिनेशन लें, या जैसा कई बार हम इश्तियाक अहमद को सुनते हैं, वो ज़्यादा तो नहीं जाते लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई इनको बचना चाहिए, इनको जो है वो रिलीजन में नहीं जाना चाहिए। उनको रिलीजन और धर्म का अंतर भी नहीं पता है वैसे। जी नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हम 2 क्लॉज 4 नॉन नेगोशिएबल है, ये इनका 2 क्लॉज 4 हमारा 2 क्लॉज 4 नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अगर आप कोई लॉ बाद में ला रहे हो जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लॉ को वायलेट कर रहा है, तो आपका लॉ गलत है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परम्पटरी नॉर्म, जैसे आर्टिकल 13 पूरे फंडामेंटल राइट को यूएन चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो क्लॉज टीथ देता है वो तो आर्टिकल 13 है ना। आर्टिकल 13 कहता है कि भाई लॉज मेड बाय स्टेट कॉन्ट्रारी टू द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। तो उसी तरीके से परम्पटरी नॉर्म्स ये कहते हैं कि लॉज मेड अगेंस्ट द परम्पटरी नॉर्म्स आर वॉइड। So even if you have come up with a new law which allows you to simply violate the territorial integrity, that law happens to be void by the strict interpretation and application of law. तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिकॉज कि भाई वो फिर परम्पटरी नॉर्म इज अ कस्टमरी नॉर्म, बट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कस्टमरी लॉ, यूनिवर्सल, रीजनल। सो रीजनल कस्टमरी लॉ हैज टू गिव इन टू यूनिवर्सल कस्टमरी लॉ। यहाँ पे ये, और मैं ये कस्टमरी लॉ के भी एक ऊपर की बात करूँ कि ये तो परम्पटरी नॉर्म है कि भाई ये नॉन नेगोशिएबल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आपके पास है तो वो भी एक्सेप्शन हम काउंट नहीं करेंगे, पर मैं अभी इस पे नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि सर भाई जब आप जो जितने अब्राहमिक फेथ है वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, हमारा धार्मिक ट्रेडिशन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। जैसे कल मुझे किसी शो में ने पूछा किसी ने कि क्या मुस्लिम सनातनी हो सकता है, मैंने कहा कतई नहीं, मगर एक सनातनी मुस्लिम हो सकता है। एवरी, बिकॉज कि सनातन धर्म को डिस्क्राइब करता है ना, इट्स सॉरी व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है, ह्यूमन को डिस्क्राइब करता है, और उसके हिसाब से वो कहता है कि भाई ऐसा करोगे तो तुम अपनी इन इंद्रियों पे काबू करके अपना लाइफ का बेस्ट पा सकते हो। पर वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें करना है ये करो, तुम्हें डेली लाइफ में या तुम्हारे रोज के जो ट्रांजैक्शनल वो डिस्प्यूट है उसका सोल्यूशन धर्मा से आएगा। उसके लिए मनुस्मृति वाला धर्मा लगेगा जिसमें कि वो फिर सोशल ऑर्डर को कैसे ट्रांजैक्शनली गवर्न करना है।
जो कि आप अगर ये देखें मैक्स मुलर जैसे लोगों की अध्ययन की, मैक्स मुलर लोग कहते थे इंडियंस वर फिलोसोफर्स बट दे हैड नो आइडिया ऑफ नेशंस, बिकॉज उनको डे टू डे ट्रांजैक्शनल और एप्लीकेबल और प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स का, भाई मनुस्मृति पढ़ लेते आप, मनुस्मृति तो किसी भी कैनन लॉ के आए हुए पहले की है, आप अर्थशास्त्र पढ़ लेते, तो वो दुनिया को वो नेशन स्टेट की नेशन के फॉर्म, बिकॉज वो बिब्लिकल स्कूल ऑफ, भाई कहीं ना कहीं से तो आपकी एपिस्टेमोलॉजी का बेसिस होगा ना, भले आप उसको एक एनलार्ज करके आप उसमें कुछ नई चीजें जोड़ें या उसको रिजेक्ट करें, बट उसका बेसिक पॉइंट तो वही रहेगा। सो वेस्ट हैज ऑलवेज अंडरस्टूड द वर्ल्ड इन सेंस ऑफ नेशन। हमारे यहाँ पे नेशन की कभी परिकल्पना नहीं की गई, हमारे यहाँ पे परिकल्पना की गई सोशल ऑर्डर की। वर्ल्ड में हमने गुण के आधार पर इंसानों को बांटा, वो सिर्फ भारत के लिए थोड़े है, वो तो सारी दुनिया के लिए। भाई क्षत्रिय तो दुनिया भर में पाए जाएंगे, ब्राह्मण तो, वेदा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिया ओनली, इट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन बिकॉज इट इज ट्रूली धार्मिक। धार्मिक मीन्स डिस्क्राइबिंग योर गुड। तो क्या भारत के लोगों का गुण और बाहर के लोगों का गुण अलग थोड़े हो जाएगा? इंसान थोड़े अलग 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 प्रकार के हैं। तो वी हैड अ यूनिवर्सल अपील, और इसीलिए हम विश्व गुरु बन भी रहे हैं, बिकॉज आवर डॉक्यूमेंट अपील्स टू द वर्ल्ड। तो मेरा ये कहना है सर कि ये लोग हमारी थ्योरी को अपने थ्योरी से एनालाइज करने, भाई वर्ण सिस्टम पढ़ तो लो, उसकी सोशियोलॉजी मत बताइए हमें। सोशियोलॉजी के लिए हमारे पास तरीके हैं उसको एड्रेस करने के लिए, हमारे पास अलग अलग लोगों ने समय समय पे उसको सोशियोलॉजिकली ठीक करने के लिए, संत तुकाराम आए, संत और भी बहुत से लोगों ने आए जिन्होंने सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक किया, बट नो वन चैलेंज द फिलोसफी। आप फिलोसफी की बात करो ना, इज नेशन इक्विवेलेंट टू वर्ण सिस्टम? और आपका नेशन, अगर आप दुनिया को, आप भारत को नेशन में देखने के लिए तैयार हो, भारत को ट्राइबल नॉन ट्राइबल में बांटने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और हम आपको अगर क्षत्रिय ब्राह्मण और उसमें देखने को तैयार हो, तो आप कह रहे हो कि आप इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल कर रहे हो। आप अपनी किताबों की यूनिवर्सलिटी को अप्लाई करके हमको नेशंस में, कि मराठा एक नेशन है, भाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की लड़ाई लड़ी, हमें पढ़ा दिया वो मराठाओं की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं भी भैया ये बार बार कहता हूँ मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर, ये बिकॉज मेरे जबान में ही घुस गई है ये। सो हमें जिसे जिसे कहते हैं ना एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है यहाँ पे, आइंस्टाइन बनने की जरूरत है कि भाई आपके देखने से कुछ और है, मेरे देखने से कुछ और है। तो अगर आप हमें नेशन स्टेट बता रहे हो कि यूपी एक नेशन है और इंडिया इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ नेशन, तो फिर हमारे हिसाब से भाई आप में से कई लोग ब्राह्मण है, कई लोग ये हैं, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो आप में से कई लोग उतनी एबिलिटी नहीं पा पाए कि वो साइंस और फिलोसफी को अंडरस्टैंड कर सके। सो इस प्रॉब्लम की हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने बाहर के एजुकेशन को पढ़ा और वो हम पे लगा दिया। जैसे मैं नहीं समझ पाता हूँ सर, भारत में ट्राइबल कब बन गया? हु इज ट्राइबल? वेदों में तो ट्राइबल की कोई वो बातचीत नहीं कही, उसके बाद में पुराणों में भी ट्राइबल की बात की, तो ये अचानक से एक ट्राइबल सोसाइटी कहां से आ गई? और वो वो तो ट्राइबल सोसाइटी, हम थोड़ा वो जो है वो अंग्रेज़ों ने जो हम लोगों के साथ किया उस एरिया में जा रहे हैं, उसको भी छोड़ते जी हैं जी जी थोड़ा-सा। मेरा जो प्रश्न था वो फिर से उसको दोहराता हूँ जी 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 आप उसको थोड़ा-सा दूसरे ट्रैक पे ले गए। जी जी कह रहा हूँ कि भई पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आप यदि रिलिजन के हिसाब से चलोगे तो आप पाकिस्तान की तरह हो जाओगे। इस पर बोलिए। तो हमारे पास नहीं है ना रिलीजन, वी नेवर हैड रिलीजन। हमारे पास शुरू से धर्म रहा है, हम धार्मिक रहे हैं। रिलीजन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मगर धर्म के बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, बात खत्म है। विदाउट मोरालिटी हाउ कैन यू गवर्न? अगर वेलफेयर स्टेट धार्मिक कॉन्सेप्ट है भाई, वेलफेयर इज अ धर्म। राजा को राजा कौन बनाता है? उसका कर्म राजा बनाता है। यदि वो पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी कर्म दुष्कर्म कर रहा है तो वो राजा नहीं है। ये हमारे लोग कह रहे थे, इसको कितना टफ है समझना। राजा इज नॉट बाय, जैसे आप अगर ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ पढ़े, तो ऑस्टिन ये कहता है कि लॉज बाय पोजीशन, जो बाद में जिसको वो पॉजिटिव लॉ की जो वर्ड की शुरुआत हुई, लॉज बाय पोजीशन एंड डिवाइन लॉ। सो इफ समवन इज एट द पोजीशन एंड ही हैज अथॉरिटी टू मेक द लॉ, तो वो जो भी चीज बनाएगा वो लॉ हो जाएगा। हम ये कह रहे, हमारा ये कभी मानना नहीं था। हम ये कह रहे पोजीशन से तुम राजा नहीं बनोगे। आप क्या पे ये, आप जॉन लॉक को पढ़े तो वही कह रहा था कि भाई एडम से, एडम चूंकि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव था, भगवान ने बनाया था, उसके बाद वो जो है पूरा उसका जो इनहेरिटेंस का रूल आ गया उसको राज करने का। हमारा ये कंसेप्ट ही नहीं है। हम कह रहे राजा, यू विल नॉट बिकम अ किंग जस्ट बिकॉज यू अक्वायर द थ्रोन ऑफ द किंग। द राजा यू विल बी ओनली व्हेन यू हैव द धर्म ऑफ राजा। आप लोगों में लोगों को सब एक समान वो करोगे, वेद को माने या वेद को न माने। तो और क्या चाहिए भाई? हम कह रहे हैं राजा इज कॉर्पोरेट सील है।
राजा इज अ परपेचुअल एंटिटी, उसमें बैठ रहा है, हम उसको नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिलीजन जो बैठता है उसको डिस्क्राइब करता है। धर्मा जो बैठ रहा है उसके बाद जो राजदंड होगा उस राजदंड को डिस्क्राइब कर रहा है। धर्मा इज अ कॉर्पोरेट, जिसे कह लीजिए कॉन्सेप्ट, जो कि इंसान के साथ चलेगा। इंसान यदि उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है तो फिर वो राजा भले हो, जिसको हम आज देख लेना, इसी पूरी इसी इसी धार्मिक थ्योरी पे आज जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया आर्टिकल 246 में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, 245 और 246 की पावर का इस्तेमाल करते हुए, पर यदि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को अगर वो डिराइड करता है तो हम उस लॉ को हटा देंगे। सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? दैट मींस लॉ, एनीथिंग मेड बाय पार्लियामेंट कैन बी लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसेस इज फॉलोड ऑफ कोर्स। लेकिन अगर उसमें वो लीगल इंग्रेडिएंट नहीं है, अगर उसमें जस्टिस के एलिमेंट नहीं है, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट नहीं है, तो उसको फिर हम लॉ नहीं कहेंगे, जस्ट बिकॉज इट हैज बीन मेड बाय इंस्टीट्यूशन हु हैज द प्रेरोगेटिव टू मेक लॉ। यही धर्म है। धर्म, ये धर्म जो 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 लोग भारत की ट्रेडिशन को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों भारत दुनिया को अपील कर रहा है? क्योंकि भारत धर्म की बात कर रहा है, राजनीति, पॉलिटिक्स का जब आप रिलीजन से सेपरेशन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मगर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म मिलाते हैं तो वेलफेयर स्टेट आता है। सो पॉलिटिक्स का आप कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटिक्स का रिलीजन से जो भेद है वो अवश्य है, वो साइने को नॉन है टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। नहीं तो वो डिवाइन गवर्नेंस होगा, फिर वहां पे जो राजा होगा वो कुरानिक या फिर बिब्लिकल सोर्सेस से अपनी पावर ले रहा होगा। या फिर वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, वो बेसिकली वो होगा भी नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तो सारी, चूंकि उनका कुरान है कॉन्स्टिट्यूशन, और कुरान में अरबिया की है। अच्छा, तुर्कों ने नहीं एक्सेप्ट किया, इजिप्शियंस ने नहीं एक्सेप्ट किया, कजाक ने नहीं कहा कि कजाक का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इज इन द पीपल। तुर्की कहता है कि वी द सोर्स ऑफ द पावर, पॉलिटिकल पावर इज इन द टर्किश नेशन। इजिप्ट कहता है कि इज द एंशिएंट इजिप्ट नेशन। वो कह रहे हैं हमारे जो लॉ के सोर्स है इस्लामिक लॉज है, जूइश लॉज है और क्रिश्चियन लॉज है। और जितने भी ये अरबिक स्टेट है ये कहते हैं कि कुरान हमारा वो है, तो किसी भी अरबिक स्टेट में इलेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुरान है और इलेक्शन भी करा रहे हैं। भाई कम से कम कुरान की बेगुर्बती मत करें एग्जैक्टली आप। नहीं कहते, एक्चुअली इट इज अ कंफ्यूज्ड स्टेट। एक नहीं तरफ नहीं, से तो उनका, कहते हैं कि सर आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन का उनका वो पढ़ देता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उन्होंने। हम्म, आपको मैं अभी पढ़ के सुना था, आप मुझे 1 मिनट दे, आप बोले अपनी बात जो बता सर प्लीज। या मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो ना तो पूरी तरह से इस्लामिक हैं और ना वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हैं, वो बीच में कहीं फंसे हुए हैं। इसलिए उनकी और समस्या जो है वो गंभीर हो गई है। तो जो एक एलीट क्लास है, वो एलीट क्लास जो इस्लामिक आइडेंटिटी को है उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है, और अपने लिए जो है वो सारे के सारे जो एक मॉडर्न नेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो अपने लिए रखना चाहता है। तो ये जिसको कहते हैं ना इस्लामिक रिपब्लिक, तो इट इज़ नाइदर इस्लामिक नॉर रिपब्लिक, इट इट इज़ अ कैन नॉट बी, कंफ्यूज्ड काइंड। बोथ कांट कोएग्जिस्ट। यू कैन ईदर बी रिपब्लिक और इस्लामिक, यू कैन नेवर बी इस्लामिक एंड रिपब्लिक बाबा। रिपब्लिक मींस कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करेगा नेशंस की या मल्टी नेशंस की, और कुरानिक मींस कि वो फिर यूनिवर्स को देखेगा, वो तो क्रिएटर हो जाएगा। फिर जो क्रिएटर है उसका तो सब कुछ है। सॉवरिन हमेशा अल्लाह रहेगा, कोई जो भी रूलर होगा वो सबसर्विएंट होगा। लॉज विल बी नॉन नेगोशिएबल। ह्यूमन राइट्स की जगह ही नहीं बचेगी। ह्यूमन राइट्स आर द एंटीथेसिस ऑफ द कलेक्टिव राइट्स कॉल्ड शरिया और कैनन लॉज। क्योंकि ह्यूमन राइट्स में अगर ह्यूमन की इंडिविजुअलिटी से लॉज टकराएगा तो लॉज को हटना पड़ता है। जैसे आप देख ले, सुप्रीम कोर्ट ने एन नंबर ऑफ डिसीजंस में कहा है कि द ओनली 2 इंस्टांसेस वेयर वी कैन रिजेक्ट अ लॉ और सिंपली स्ट्राइक डाउन अ लॉ after it has been made by the parliament or other able bodies are 2 instances है। नंबर 1 कि वो 246 में और शेड्यूल 7 की स्कीम का वॉयलेशन कर दे, यानी कि जो उसके जुरिडिक्शन में पावर नहीं है उस पावर को बना दे, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस बोलते हैं इसको। यस कॉम्पिटेंस कह ले। आर्टिकल 245 वाली जो लॉ है और कि भाई 246 टू 254 का जो वो पूरा स्कीम है। जी 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 जी। सो एक तो ये ग्राउंड हो गया कि भाई अगर आपने स्टेट को स्टेट मैटर के जगह लॉ ना बना के उन्होंने यूनियन मैटर पे बना दिया तो वो लॉ हम हटा देंगे। दूसरा है आर्टिकल 13 कि यदि कोई ऐसा लॉ बनाया आपने जो ह्यूमन के जो राइट्स इंस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे वो टकरा गया, देन योर लॉज हैव टू टेक अ बैक सीट, योर लॉज हैव टू सिंपली बिकम आउटलॉज।
ये काम आप कभी भी शरीयत लॉ या डिवाइन लॉ के साथ नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स आता ही तब है जब आप जो है पॉजिटिव लॉ से अपनी लॉ डिराइव करते हैं, क्योंकि ये जो जो शरीयत लॉ है ये कम्युनिटी का लॉ बनाते हैं। कम्युनिटी में इंसान इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कम्युनिटी और वो लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन राइट्स में इंसान इंपॉर्टेंट होता है, और अगर लॉ इंसान के अधिकार के साथ टकराता है तो लॉ पीछे हटता है। ये तो एकदम एंटीथेसिस है। जो आप शरिया की भी डिमांड कर रहे हो और ह्यूमन राइट्स की भी वकालत कर रहे हो, तो आपकी समझ को मेरा नमन है भाई। दोनों को एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकते। जो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, क्योंकि भाई आप देखें, क्या जो डिवाइन लॉ है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है? नहीं देता है भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो कह रहा है धिम्मी बन के रहो, चाहे आप बिलीवर हो नॉन बिलीवर। वो कह रहा है बिलीवर तो हेल में जाएगा, तो फिर कैसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन हुआ? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये भी नॉन मतलब, बिलीवर हेल में जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सो अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये भी मतलब है कि मैं दो तरह का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक तो वो कि मैं जब रिलीजन मिल गया तो मैं उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकूं, जिसको कि पहले उस पर बाद में आएंगे। दूसरा कि मैं रिलीजन चूज कर सकूं, आई कैन स्विच ऑन। कौन सा ये जो अब्राहमिक फेथ है वो रिलीजन का स्विच ऑन अलाउ करता है? ये जितने भी ये बड़े बड़े स्कॉलर्स पाकिस्तानी के मैंने सुने, ये तो बैकग्राउंड में तो हिंदू है, वो तो हिंदू है भाई। ये तो आपका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट ओनली फ्रीली एक्सप्रेसिंग योर रिलीजन, बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंश्योर्स यू द चेंज एंड स्विचिंग ऑफ द रिलीजन एज एट द टॉप ऑफ द हेड। मेरा मन नहीं है मुझे हिंदुइज्म करने का, मैं बुद्धिज्म से ले लूंगा। नहीं है मुझे इस्लाम का, मैं हिंदू बन जाऊंगा। ये मेरी फ्रीडम है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। और स्टेट यदि ऐसा लॉ बनाता है जो मेरे फ्रीडम को टेक अवे करता है, तो वो लॉ गिर जाएगा। भाई आप ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकते एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट शरिया लॉ, बिकॉज ह्यूमन राइट इज द वेरी एंटीथेसिस ऑफ दिस कम्युनिटी बेस्ड लॉ, जहां पे कि इंसान से ज्यादा लॉ की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो लॉ ईश्वर ने दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं। सो ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ह्यूमन राइट्स का आना ही ये हुआ बिकॉज ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? एवरीवन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल। विल ये जो अब्राहमिक फेथ की किताबें, वुड दे से दैट पीपल आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल? Is everyone equal? If I'm born in a Hindu family, am I equal to the Muslim in Pakistan? Absolutely वो तो not. वो तो कुरान में तो इतनी चीज़ें उन्होंने तो ये लिख रखा है कि भाई जो नॉन बिलीवर है उसका स्टेटस तो कीड़े मकोड़ों से भी नीचे है, वर्स्ट तो ऑफ मैं क्रीचर, तो एग्जैक्टली 6.97। ना। तो आप आर्टिकल 1 को यदि यूडीएचआर के आर्टिकल 1 को, जो कि नए पूरे सृष्टि इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ, जो कह रहा है एवरीवन इज बॉर्न इक्वल एंड फ्री, तो ये आप सीधा, इट्स अ ब्लास्फेमी in the strictest possible sense. It's a blasphemy because God कह रहा है कि नहीं, everyone is not born free and equal, और आप कह रहे हो by being a human that everyone is born free and equal. This is a direct contradiction. ये इससे बड़ा ब्लास्फेमी कुछ नहीं हो सकता। जितना इंडियंस ने ब्लास्फेमी किया है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये ब्लास्फेमी है भाई, फॉर गॉड सेक। इसीलिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो है वो मंदिरों में तो खूब गाया गया, किसी भी मस्जिद मदरसे में एक बार भी नहीं गाया गया। ये शायद आपको जानकारी है या नहीं है, मैं आपको तो बता ठीक है, सकता हूँ। उन्होंने एक ब्लास्फेमी बात नहीं और की। आपके उससे डिस्कशन से जो बहुत निकली थी, और वो जो मैं देखता हूँ ना, वो समस्या सिर्फ पाकिस्तानियों में भी नहीं है, हमारे भारतीय इंटेलेक्चुअल्स में भी काफ़ी है। जो अच्छे वेल मीनिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी भी ये प्रॉब्लम है। और वो कहते हैं कि साहब की मनुस्मृति से छुआछूत आई, और साहब मनुस्मृति ने जो है वो विभाजन कर दिया, सामाजिक विभाजन है। इनमें से किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, और ना तो इनकी पढ़ने की शक्ति है। मैंने तो इश्तियाक अहमद को चैलेंज किया था, मैंने कहा भाई हमने 5 लाख रुपए का, बल्कि वो 6 लाख रुपए हो गया है, किसी और ने 1 लाख रुपए और कंट्रीब्यूट कर दिया है, कि उसमें आप यदि आप ये प्रूव कर दें किसी भी भारतीय स्क्रिप्चर से, प्रिंसिपली मनुस्मृति, क्योंकि सब लोग मनुस्मृति को ही ब्लेम कर देते हैं, कि यदि आप उससे ये सिद्ध कर दें कि इसमें जो है आपके छुआछूत है या वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित है, तो आपको हम 6 लाख रुपए देंगे। अब वो वो गीता में कहते भी तो लिखा, नहीं अल्लाह बस, लिखा है। हाँ अरे क्या बात करते हैं, ये तो कोई भी प्रूव कर देगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, वो तो वैसे हो जाएगा, करते कुछ नहीं है। तो कहते भाई एक श्लोक पढ़ दो 10.65 मनुस्मृति का। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि पहले जो उसके 1 से लेके जो 30 के श्लोक हैं मनुस्मृति में, वो साफ-साफ हो कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो धर्म आधारित है। उसके बियॉन्ड, उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग जाके आप मनुस्मृति को नहीं देख सकते। और उसने उसने जिनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है ब्राह्मणों को, उनके ऊपर 120 से अधिक रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ, चुनौती करता हूँ, आज की दुनिया में कोई भी भारतीय ब्राह्मण बन के दिखा दे मनुस्मृति के अनुसार।
दिखा दे, यस। संभव ही नहीं है। जिस प्रकार का त्याग, मतलब आप जो है वो घर में पैसा नहीं रख सकते। आप ये बताइए कि इसको क्या कहा जाएगा? इसको अत्याचार कहा जाएगा। आज के युग में तो इसको अत्याचार कहा जाएगा कि आप किसी से कहें कि नहीं तुम पैसा नहीं रख सकते, तुम केवल भिक्षा माँग के ले सकते हो, कम्युनिटी तुमको जो देगी वही मिलेगा। तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ना तुम व्यापार कर सकते हो, ना वाणिज्य कर सकते हो, ना आप सर्विस कर सकते हो। आपका काम केवल वेदाध्ययन करना है, दूसरों को पढ़ाना है और उसका प्रतिफल आपको, जो आपका समाज है वो अपने हिसाब से देगा, आपके कहने से नहीं देगा। आप नहीं फिक्स कर सकते अपनी वेजेस। संभव है क्या? और पनिशमेंट भी आपको जो है वो दूसरों का 4 गुना मिलेगा। यदि आपने कोई गलती की, वही गलती की। दूसरा चोरी करेगा तो उसको एक्स पनिशमेंट मिलेगा, तो आपको 4x मिलेगा। ये महाभारत में भी आया हुआ है प्रसंग पूरा का पूरा, आपने देखा होगा, और 2 बार आया हुआ है। अजगर पर्व में भी आया हुआ है और यक्ष प्रश्न वाले में भी आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है। जिसमें जब ब्राह्मण की जो परिभाषा पूछी गई तो उसमें वो पूरा विस्तार से युधिष्ठिर बोलते हैं। और ये तो भी ये जो है उस दिन वो परवेज भूतभाई भी बोल रहे थे कि मनुस्मृति ने ऐसा कर दिया। ये लोग मूर्ख हैं क्या? ये वही परवेज भूतभाई है जिनसे मैंने सीखा था कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है। इनसे मैंने सीखा था कि साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब होता है वेरिफाइबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड फॉल्सिफाइबिलिटी। और ये स्वयं उस एम्पिरिकल मेथड को फॉलो नहीं कर रहे, बिना पढ़े कुछ भी बोल रहे। एग्जैक्टली, बेसिकली भारत को दूसरों ने पढ़ा, अपने हिसाब से लिख दिया। और किसी ने मैंने उनको भी कहा कि भारत की फिलॉसफी को लिखा जाना चाहिए, भारत की हिस्ट्री को लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप दुनिया को कॉन्क्वेस्ट बेस्ड ऑर्डर से, ये जो हिस्ट्री है ये डिस्क्राइब करते हैं ना पॉलिटिकल पावर कॉन्क्वेस्ट के बेस पे। मैंने सर से भी कहा, मैंने कहा भाई किसने तलवार उठाई कि हम भारत बनाएंगे? कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, लोग इन्फ्लुएंस होते चले गए थ्योरी से और भारत बनता चला गया। भारत कोई किसी ने एक दिन में इतने, क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था, जब मैंने वो विष्णु पुराण का वो क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये तो किसी ने लिख दिया। उन्होंने लोगों से पूछा तो मैं बोलना चाहता था, पर चूंकि बात अदर हो गई तो मैं उनसे ये पूछना चाहता था भाई 2 पॉसिबिलिटी अराइज होती है। एक तो उसने लिख दिया ये समझ के बाद, दूसरी कि क्या आपने ये पूछा उससे कि क्या उसने नहीं पूछा था लोगों से? भाई जब उसने ट्रैवल कर लिया होगा तभी तो लिखा होगा ये बात, वरना उसको ये कैसे पता कि यहां से यहां तक का इलाका भारत है? और मजे की बात है, जितने वही ब्रिटिश वो विश्व हिस्टोरियन पुराण है, वाला ना ही हिमाद्री उत्तरम वाला यत् समुद्रश्च जी हिमाद्रिश्चैव दक्षिणे, जी। तो वही अब वाला आप श्लोक। ये कैसे वेरीफाई करोगे कि तो उन्होंने कहा कि क्या सबको संस्कृत पता थी? तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि सर क्या सबको अरबी पता थी? आज मुसलमान है लोग भाई बिना अरबी जाने हुए। लैंग्वेज के लिए आपको क्या जरूरत है ये टेरिटोरियल वो बनाने की? तो अगर आप वो टेस्ट उनके पे लगा रहे हो, हम पे भी वही टेस्ट लगाओ भाई। बात ये नहीं है कि वो लोग लैंग्वेज जानते थे, बात ये थी कि मैसेज पहुंचा कि नहीं, कल्चर पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचा उसने अपने लोग पेप्सी पीते तो अंग्रेजी जानते हैं क्या? पहुंचा गया ना पेप्सी वहां वहां तक। दैट्स द पॉइंट। इंडिया की हिस्ट्री फिलोसफी, एंड देन आई एम अटेम्प्टिंग माय नेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी ऑन दैट। आई एम अटेम्प्टिंग दैट, बट लेट्स सी। अभी कल ही मेरी जी। थीसिस, बाय द वे सर आई नीड योर ब्लेसिंग, मेरी थीसिस टेलर एंड फ्रांसिस ने कल एक्सेप्ट कर ली। सो सून इट विल बी आउट, बधाई हो माय आपको थर्ड बुक। बहुत बहुत। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या क्या आने वाली है आपकी बुक? मैंने लिखा था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म एंड म्युनिसिपल नॉर्म। कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, नॉर्मली लोग पुलिस इनकाउंटर को समझते हैं, बट एनी किलिंग विच इज नॉट जुडिशियली सैंक्शन, तो फिर वॉर भी तो उसी में आता है ना। वॉर कौन सा आप पूछ के जाते हो लोगों से? तो फिर मैंने उसको वॉर के कंटेक्स्ट में एनालाइज किया कि व्हाई आर वॉर हैपनिंग, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग, persistent about डिस्पाइट क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स म्युनिसिपल नॉर्म्स में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। तो इसी के एनालिसिस से मैंने एक किताब लिखी है सर, थीसिस लिखी अपनी। तो आपको उसके लिए अग्रिम बधाई। और धन्यवाद। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और मेरा आपके आज के चर्चा से जो निष्कर्ष है वो ये है कि पश्चिम के जो बुद्धिजीवी हैं, समस्या उनमें भी यही है, बहुत अधिक रूप से है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने भारत के दर्शन को समझा है और जिन्होंने हिंदू धर्म को समझा है और उनको उसकी गहरी समझ के कारण
वो उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो भी इंटेलेक्चुअल हैं और बड़ी संख्या में भारत के भी जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म को समझने का प्रयास नहीं किया। और नहीं, चूँकि उन्होंने हिंदू धर्म को समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो उसको एक अजीबो-गरीब एक तरह इस्लामिक नज़रिए से देखते हैं या फिर करेक्ट, पश्चिमी नज़रिए से देखते हैं। करेक्ट, और इस कारण वो बहुत ही अजीबो-गरीब निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, जो किसी भी स्थिति में कहीं से भी सही नहीं है। हिंदू पाकिस्तान एक अलग धारणा है, जिसमें सब बराबर होते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान का अर्थ होता है कि भई पवित्र स्थान। तो एक यदि हिंदू पवित्र स्थान होगा, तो वह मुस्लिम पाकिस्तान या मुस्लिम पवित्र स्थान के बराबर कभी नहीं होगा। क्योंकि हिंदू पवित्र स्थान में जो गैर हिंदू है, उस वहाँ उस देश में या उस स्थान पर उसका आना वर्जित नहीं है। मंदिर में भी यदि वो, आप जानते हैं ना, साइन करके कि हमारी आस्था है, तो मंदिर में भी जा सकता है वो। हाँ, लेकिन हाँ, मक्का और मदीना में तो दूर-दूर तक नहीं जा सकते। आपको रास्ता ही अलग करना पड़ता है वहाँ से। तो ए, इसी पर मैं इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।